मेरा नाम कोमल है। मैं एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। हम लोग गांव में रहते थे। मुझे मेरे घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। बहुत कहने पर मेरी माँ ने मुझे एक फ़ोन लेकर दिया जो कि सादा था और जिसमें सिर्फ किसी से ऑडियो कॉल पर बात कर सकती थी। लेकिन मेरी कोई दोस्त ही नहीं थी, क्योंकि दोस्त उनके होते हैं जो बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वहाँ से उनकी दोस्तियाँ होती हैं। लेकिन मैं तो कभी बाहर ही नहीं गई। फिर मेरी कोई सहेली कैसे होती? मेरी तो कोई बड़ी या छोटी बहन भी नहीं थी, इसलिए मुझे हमेशा से एक अच्छी सहेली की कमी महसूस होती थी। मैं अपनी माँ से दिल की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह हर बात पर गुस्सा करती थी। घर मर्दों से भरा हुआ था, यानी मेरे 4 भाई थे और मर्दों वाले घरों में काम बहुत होते हैं। मैं बस उनके लिए नौकरानी ही थी। वह मेरे बारे में कुछ सोचते भी नहीं थे। फिर एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर का फ़ोन आया। मैं अंकित भाई को बताने लगी कि कोई रॉन्ग नंबर है। मैं उसको नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों रुक गई, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आवाज़ से ही वह कोई लड़का लग रहा था। मैं उससे बात करने लगी और इसी तरह हमारी दोस्ती हो गई। वह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं तो पहले ही मोहब्बत की भूखी थी। मेरे लिए तो ये किसी सपने को जीने के बराबर था। चोरी छिपे बातें करना, उस तरह की बहुत सारी हरकतें कर ली। उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं अपने आशिक से रात दिन बात करती थी। उसका नाम अजय था। उसकी आवाज़ में जादू था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर ही कहीं खो जाया करती थी। हमारी मोहब्बत इस हद तक चली गई थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन वह शहर में रहता था और हम लोग गाँव में। मैं उसे रोज़ कहती, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे घर से जाने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम अपनी माँ से मेरा ज़िक्र करती हो? मैंने कहा कि हाँ करती हूँ, लेकिन ये कहकर कि मेरी एक सहेली है, क्योंकि दिन रात बात करनी होती है। इसलिए उसने कहा कि बस तुम अपनी माँ को कहो कि मेरी वह सहेली आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो? उसने कहा कि तुम अपना फ़ोन अपनी माँ को दो तो सही। मैंने डरते हुए ऐसा ही किया तो मेरी माँ बड़ी हैरान हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद हंसी मजाक करने लगी, खुशी खुशी बात करने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छी है। माँ तो माँ होती है, माँ की नज़र बड़ी तेज़ होती है। माँ को पता चल ही जाता है कि औलाद क्या कर रही है, क्या चाह रही है, यहाँ तक कि क्या सोच रही है। इसलिए माँ को शायद मुझ पर शक हो ही जाता, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया कि अब माँ के दिल में शक बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। अजय ने उनको अपनी बातों में लगा लिया था। मैं तो हैरान थी कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा प्रभावित कैसे हो गई थी। वह तो किसी बात से प्रभावित नहीं होती थी। उन्होंने कभी हमें गले से नहीं लगाया, कभी प्यार नहीं जताया, बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती थी। पर आज वह बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा कि ये तुमने क्या किया? अजय ने कहा कि मैंने लड़की की आवाज़ निकालकर तुम्हारी माँ से बात की है। 2-4 दिन तुम्हारी माँ से बात करूँगा तो उन्हें भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारी दोस्ती एक बहुत अच्छी लड़की से हुई है, और उसके बाद हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। मैंने कहा कि कैसा प्लान? कहने लगा कि वक्त आने पर बताऊंगा। इसी तरह वह मेरी माँ से लड़की बनकर बातें करता। उसने मेरी माँ के लिए पार्सल में कुछ चीज़ भी भेजी थी ताकि माँ खुश हो जाए। चीज़ वही थी जो एक औरत घर में इस्तेमाल करती है। मेरी माँ तो गांव की औरत थी। उसने घर के सामान, चादर वगैरह मंगवाई थी। मेरी माँ इस पर खुश हो गई। फिर एक दिन अजय ने कहा कि मेरी शादी आप मेरी सहेली को भेज दीजिए। तो मेरी माँ ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अजय ने कहा कि आंटी प्लीज़, मेरी शादी है, मेरी शादी में सहेली नहीं आएगी तो क्या होगा? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन रात होने से पहले उसको वापस भेज देना। तो अजय ने कहा कि
हाँ ठीक है, मैं उसको वापस भेज दूंगा। हम लोग बड़े अमीर हैं, हमारे पास गाड़ी है। मैं आपकी बेटी को लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। मेरा ड्राइवर लेने आ जाएगा, क्योंकि मैं तो दुल्हन हूँ, इसलिए मैं तो बाहर नहीं निकल सकती। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, तुम ना निकलो तो ठीक है। मेरी माँ ने घर वालों से भी झूठ बोल दिया और मेरा काम हो गया। मुझे लेने के लिए सही में एक बड़ी गाड़ी आई थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे ये किराए की गाड़ी हो। खैर, मैं अजय से जब मिली तो बहुत खुश हुई। वह रवैये से जितना अच्छा इंसान था, उसकी शक्ल भी वैसी ही अच्छी थी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने कहा, आओ मेरे साथ। वह मुझे एक होटल में ले गया और मैं बाकी का मामला समझ गई। मैंने कहा कि ये सब क्या है? उसने कहा कि इतनी मुश्किल से मिले हैं तो क्या सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहेंगे? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमको सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ से झूठ बोला, उनके लिए चीज़ भेजी, गाड़ी का किराया भी भरा, और अब तुम अच्छी जगह लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ बैठ भी नहीं सकती? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन हम सिर्फ साथ बैठेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, बस एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और कुछ नहीं। उसने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। तुमसे मोहब्बत करने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। हम लोग जब एक दूसरे के पास बैठे तो एक दूसरे के करीब आने लगे कि हमारा खुद पर से काबू ख़त्म हो गया और हम लोगों ने वह हद पार कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर बात उससे भी अजीब हो गई। उसने सिर्फ वह हद पार नहीं की थी, बल्कि वह सारी रात मुझसे खेलता रहा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आखिरकार सुबह हो गई। मैंने कहा कि तुमने मुझे वापस भेजने का वादा किया था मेरी माँ से, और अब रात तो यहीं पर गुजर गई। अब क्या होगा? अजय ने कहा कि अरे, तुम्हारी माँ को पहले मैंने मनाया था, अभी भी मना लूंगा। उनसे कह दूंगा कि रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए भेजना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, लेकिन मेरा फोन भी तो बंद है। वह फोन कर रही होगी, मेरे बारे में घर वाले सब पूछ रहे होंगे। मुझे वापस छोड़ दो। उसने कहा कि हाँ हाँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। वह मुझे घर में ले गया। एक बड़ा सब बंगला था और बड़ी सी सोसाइटी में बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर कमरे बहुत ज़्यादा थे। उसने मुझे एक अलग से कमरे में बिठा दिया। उसने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाता हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मुझे घर जाना चाहिए था। मेरी माँ ने जाते ही मेरी क्लास लगा देनी थी। मुझे बहुत बातें सुनाएगी। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन अजय वहां पर वापस ना आया, बल्कि एक औरत आई थी जो किसी भी एंगल से उसकी माँ नहीं लग रही थी। और फिर मुझ पर यह बात भी खुल गई कि वह औरत उसकी माँ नहीं, बल्कि वह एक तवायफ खाने की मालकिन थी। और ये तवायफ खाना कोई रिवायती तवायफ खाना नहीं, बल्कि एक बड़ी सोसाइटी में बना हुआ था। यहाँ पर लोग ऐसे आते थे कि जैसे अपनी किसी मिलने वाले के पास आए हैं, लेकिन असल में यहाँ पर ये सब काम होते थे। जब उसने कहा कि अजय तुम्हें बेच कर चला गया है, तो मैं बिल्कुल टूट गई और जमीन पर ऐसे गिर गई कि जैसे मेरे जिस्म में रूह ही नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, काफी रो रही थी। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया और कहा कि तुझे अब यहीं पर रहना होगा। ये सुनकर मेरे रहे सही हिम्मत भी टूट गई। सच कहते हैं कि किसी की मोहब्बत में अंधे नहीं होते, क्योंकि जब आपकी आंख खुलती है तो आप खाई में गिर चुके होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं खाई में गिर चुकी थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरे माँ बाप क्या करते, किसको फोन करते, किससे पूछते, कैसे मुझ तक पहुंचते? शायद वह इस नतीजे पर पहुंच जाते कि मैं भाग गई हूँ, नहीं तो मर गई हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि जब इंसान पर मुसीबत आने वाली होती है तो इसकी अकल का दायरा भी बंद हो जाता है। मेरी माँ ने भी कुछ चीज़ों के बदले में मुझे इजाज़त दे दी, जबकि उन्होंने कभी भी मुझे घर से बाहर भी ना जाने दिया।
था वह भी अजय की बातों में आ गई और मैं भी। मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मैं अपनी माँ से पूरा दिन यही कहती रहती थी। मैं अजय को अंजू कहकर बुलाती थी और माँ से कहती थी कि वह बहुत अच्छी है, और अंजू बोलकर माँ के सामने बातें करती थी। मेरे लिए ये सब बहुत ही अनोखा और दिलचस्प था। मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ? मैं जिसको मोहब्बत समझ रही थी वह मोहब्बत नहीं थी। उसने मेरा फ़ायदा उठाया और वह भी इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना लिया। उसने सोचा होगा कोई गांव की लड़की है, उसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, और मैंने भी ये बात साबित कर दिया कि मैं गांव की बेवकूफ़ लड़की थी जो शहर के चालाक लड़के हाथों बेवकूफ़ बन गई। अब मेरे पास क्या था? मैं वापस भी नहीं जा सकती थी उस कोठे में। मेरे साथ क्या क्या होने वाला था ये तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। वह लोग मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं इनकार कर रही थी। मैंने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे बचा लिया और कहा कि तुम्हें हम इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। हमने तेरी अच्छी खासी कीमत चुकाई है, बहुत मोटी रकम भरी है। कहते हैं कि जो लोग एक बार घर से भागते हैं वह फिर भागते ही रहते हैं। मैं भी घर से भागी थी। मैंने अपनी माँ के नंबर पर फ़ोन किया तो मेरी माँ की आवाज़ से ही लग रहा था कि वह बहुत परेशान है, और मेरे पिताजी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि किसका फ़ोन है? कहीं उस कम नस्ल का फ़ोन तो नहीं है जो हमारा मुंह काला करके भाग गई है। मैं समझ गई कि वह लोग यही समझ रहे हैं कि मैं भाग गई हूँ। मुझसे और बोलने की हिम्मत ना हुई। ये फ़ोन भी मैंने अपने पहले ग्राहक के फ़ोन से किया था। मैं उस तवायफ खाने में रही और मैं बच जाती ऐसा तो नहीं होने वाला था, लेकिन कुछ दिन में ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत बहुत ही अजीब सी रहने लगी थी। मैं ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। जब एक दिन मैं ऐसी तरह बेहोश हो गई तो उनको मजबूरी में नर्स को बुलाना ही पड़ा कि मेरा इलाज करवा सकें, क्योंकि मैं उनके लिए उनकी इन्वेस्टमेंट थी और वह मुझ पर इतना तो खर्च कर ही सकते थे। अभी उन्हें मुझसे बहुत कमाई करने का सोच रखा था। नर्स चेकअप की और ऐसी खबर सुनाई कि उस तवायफ खाने की जो मालकिन थी उसके चेहरे लाल हो गए। नर्स ने कहा, ये लड़की तो माँ बनने वाली है। कोठे की दलाल ने कहा कि फिर ये ज़रूर अजय के बच्चे की माँ बनने वाली है जो उसे यहाँ पर बेच कर गया था, क्योंकि अभी तो उसे यहाँ आए हुए इतना वक्त नहीं हुआ। लेकिन नर्स ने कहा था कि तीसरा महीना शुरू है, यानी कि 7वां हफ्ता था। नर्स ने मुझे कहा कि आप फ़ौरन खाना खा लो, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। मैं खाना खा रही थी जब वहाँ की मालकिन कमरे में दाखिल हुई। उसने आकर ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ बैठकर तू मज़े से खाना खा रही है। मैंने कहा कि खाना तो पहले भी खाती थी, और कौन सा तुम लोगों का खा रही हूँ। अच्छी भली कमाई कर रहे हो तुम लोग मुझसे। उसने कहा कि लेकिन जो तेरे साथ हुआ है वह हमारी वजह से नहीं हुआ, इसलिए अब हमने तेरे लिए फैसला कर लिया है। अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम एक प्रेग्नेंट औरत को यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर हमने तेरे साथ दूसरा काम करने की कोशिश की तो तेरी जान चली जाएगी, पुलिस के फट्टे में पड़ जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा बहुत हो चुका है। अब फिर से सारे मामले में नहीं फंस सकते तो तू यहाँ से चली जा। उनके दूसरे काम से मतलब यही था कि अगर वह मेरी प्रेगनेंसी साफ करने की कोशिश करेंगे तो शायद मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सेहत भी अच्छी नहीं थी। मैं गांव की लड़की ज़रूर थी, लेकिन दुबली पतली थी। मुझे पहले से ही खून की कमी थी, क्योंकि पूरा दिन घर में जलती सड़ती काम करती थी। लेकिन आज मेरी बर्बादी एक नए सिरे से शुरू हो चुकी थी
उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। मैं फिर से हकीकत के सामने गिरी थी। ये जो हकीकत नाम का भूत था, ये बहुत ही भयानक था। उसका मुंह तो खुला ही रहता था। मैं सड़क पर पड़ी थी। मेरे पेट में एक जान और थी, उस इंसान का बच्चा जिसे मैंने मोहब्बत की थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। अगर आज हमारी शादी हो चुकी होती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता, जब मैं उसे ये बताती कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन उसने तो मुझे धोखा दिया था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसके बच्चे का मेरे साथ होना ना होना एक बराबर था। मैं सड़क पर पड़ी थी, फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक मेरे पीछे से एक लाइट पड़ी। मैंने सोचा कि किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया होगा तो वह समझ जाएगा कि ये एक बेसहारा लड़की है। कहीं मेरे साथ कुछ उससे भी ज़्यादा बुरा ना हो जाए। अब तो समझ नहीं आती थी कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। घर छूट गया, दिल टूट गया, इज्जत लुट गई और मेरे साथ एक और जान भी लटक गई। मैं वहां से उठकर अपनी करीब बने एक फुटपाथ के पास चली गई। ऊपर पुल था और नीचे छोटा सा हिस्सा बना हुआ था जहां पर मैं छुप कर बैठ गई। पर क्या मैं यहाँ पर सुरक्षित थी और कितनी देर यहाँ बैठ सकती थी? मैं उस वक्त जो महसूस कर रही थी ये मैं ही जानती थी। मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा मेरे साथ क्या ही बुरा हो सकता है, लेकिन फिर मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो गया। मैं उसी जगह पर बैठी थी और रात गुजर गई। दिन मैंने बाजार में घूम फिर कर गुजार दिया। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है और शायद मेरी जगह कोई और होता तो वह ये सब कभी नहीं करती। लेकिन मैं फिर से तवायफ खाने गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उनको कहा था कि मुझे वहीं पर रख लो। हालांकि वह एक नर्क था। भला नर्क से निकलने के बाद दोबारा कौन जाता है, लेकिन मैं गई थी। मैंने कहा था कि मुझे वहाँ पर रख लो, मैं तुम लोगों के काम करूँगी। लेकिन उन लोगों ने मुझे वहाँ पर नहीं रखा क्योंकि मुझे पता चला था कि वहाँ पर छापा पड़ा था। शायद लोग डर गए थे, किसी नई लड़की के बारे में मालूमात देनी पड़ती थी। पुलिस वाले पूछेंगे कि ये नई लड़की कहाँ से आई है तो वह क्या जवाब देंगे। मुझे लग रहा था कि ज़रूर बात कुछ ना कुछ और ही है जो मुझे वहां से निकाल दिया गया है। लेकिन जब मैं वहां से दोबारा धक्का खाकर आई तो मैं अपने आप के बारे में सोची कि ये मैं किस मुकाम पर पहुंच गई। मैं एक तवायफ खाने में जाने को भी तैयार थी, वह भी दोबारा वहां से निकालने के बावजूद भी मैं ये क्या कर रही थी? मेरा दिल अभी भी अजय को बद्दुआएं नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे मेरी सजा मिल गई और उसके बाद अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं फिर से उसी जगह पर जाकर बैठ गई। मुझे लगा कि चलो एक रात यही गुजारी है तो दूसरी भी निकल जाएगी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि शाम होते ही इलाका सुनसान हो गया। दूसरा, सर्दी का मौसम था। लोग जल्द ही अपने घरों को जा चुके थे। लोगों का वहां ना होना मेरे फायदे में भी था और वहां पर लोगों का ना होने मेरे लिए नुकसानदेह भी था, क्योंकि अभी भी मुझे वहां बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे बहुत भूख महसूस हुई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं शक्ल से भिखारी नहीं लगती थी, नहीं तो मुझे कोई भीख ही दे देता। मैं इतनी भूखी थी कि बता नहीं सकती थी, लेकिन उस टाइम खाना कहाँ से मिल सकता था। पास से ही मुझे खाने की खुशबू आ रही थी। मैं चाहती थी कि बस मुझे खाने में कुछ मिल जाए तो मैं खा लूं। थोड़ी देर के बाद किसी ने मेरी तरफ चावल की एक प्लेट बढ़ाई। मैं ना आओ देखा ना ताओ, मैंने उन चावलों को दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। ये भी ना सोचा कि मुझे किसने दिया है। जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो बचा कुचा खाना मेरे हाथ से गिर गया। वह एक अजीब सा आदमी था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल से ही जाहिर था कि उसके इरादे क्या हैं, पर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ और भी लोग थे। तो मैं बिल्कुल ही सहम कर रह गई थी।
वह तो पूरे 8 आदमी थे। उन्होंने कहा कि भूख तो लगी थी ना तुम्हें। मैंने कहा कि कौन हो तुम लोग? उन्होंने कहा कि ये तुम्हें बाद में बताएंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। शायद दूर लाइट लिए चौकीदार मौजूद था जो मेरी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी था। वह मेरी मदद नहीं कर सकता था, और शायद वह ये सब कुछ पहले भी देखता रहा था, या वह उन 8 मर्दों से डर गया था, इसलिए उसने मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि उससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, तो मेरे साथ उससे भी बुरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और ये देखकर हैरान थी कि मेरे पास मेरी माँ बैठी थी। उस शहर के जिस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, वह हमारी ही गांव का था। वह मुझे पहचान गया और उसने मेरी माँ को बुला लिया। मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। मेरी गोद में जो बच्चा पल रहा था वह इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं आइंदा कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी और मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरी माँ मुझे काबिल रहम नज़रों से देख रही थी। आखिर में उनकी एकलौती बेटी थी, पर उन्होंने कहा मैं तुझे वापस नहीं ले जा सकती, नहीं तो तेरे भाई तुझे जान से मार देंगे। उस मर्दों के घर में मैं तुझ जैसी बेटी को ले गई तो वह मेरे साथ तुझसे भी ज़्यादा बुरा करेंगे। मेरी माँ के चेहरे पर मुझे बेबस नज़र आ रही थी। मैं बस एक तरफ देख रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहती हूँ। मैंने कंप्लेंट करवाई। उन लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता था। वह कौन थे उनको कोई भी नहीं जानता था। कोई सड़क पर जा रहा हो तो उसके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन था? लेकिन मैंने अजय के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। मुझे उसके बारे में जो कुछ पता था मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा केस बहुत कमज़ोर था। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं यही कर सकती थी। मेरी माँ ने कहा कि तुझे घर नहीं ले जा सकती। वह मुझे मिलकर वहाँ से चली गई। बस कुछ देर के बाद एनजीओ की औरतों की टीम आ गई। उन्होंने मुझे लोम समझा, मुझे बेसहारा समझ कहा कि ये लड़की इस समाज की तस्वीर है, हमारी बेटी है, इसके साथ ये सब कुछ हो गया। वह लोग मुझे अपने साथ ले गए और अब मैं यहीं पर रहती हूँ। मुझसे रोज़ कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आ जाता है। आपके साथ क्या हुआ? मेरी कहानी सुनता है। मैं भी उनको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई किसी पर इतना भरोसा ना करे। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि तेरी ज़िंदगी बहुत लोगों से अच्छी है, लेकिन मैं उनको कहती थी कि ये भी कोई ज़िंदगी है, ऐसे जीने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो इंसान ज़िंदा ही ना रहे। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। मेरी माँ कहती थी कि जब औरत घर की 4 दीवारी से ज़बरदस्ती बाहर कदम रखती है तो फिर उसके लिए ये दुनिया ही नर्क बन जाती है। फिर उसे मरने की ज़रूरत नहीं है, उसे जीते जी नर्क के नज़ारे मिल जाते हैं। और मेरे साथ यही हुआ था। वह इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मेरी इज्जत को भी खाक कर दिया। वह कोई और नहीं, वह मैं खुद थी। मैं खुद अपनी दुश्मन थी और मैंने ही अपने आप को बर्बाद किया था। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद थी। उस वक्त तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद अपने आप को उसके सामने पेश नहीं करते, और मैंने अपने आप को खुद पेश किया था, इसलिए मेरी मुजरिम मैं खुद हूँ। जब आपका मुजरिम कोई और होता है तो आप उस पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, लेकिन जब आप खुद ही अपनी मुजरिम हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के पास मेरा केस चला गया। उन लोगों ने अजय को पकड़ भी लिया। उसकी भी जग हंसाई हुई। लोगों ने उससे सवाल किया। उसने कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये तो
खुद मेरे पास आई थी। अजय उस केस से निकल भी गया, उसको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन मेरी जिंदगी यहीं के यहीं है और मैं अब इस केंद्र में रहती हूँ। तो प्यारी लड़कियों, में आपसे यही गुजारिश करूंगी कि कभी भी किसी आशिक के धोखे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। आजकल 2 मिनट के चस्के के लिए लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं और जब उनका काम निकल लेता है तो उनको बर्बाद करके छोड़ देते हैं। बेहतर है जिस माहौल में आप पली बड़ी हैं उसी में ही गुजर करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। धन्यवाद। घर के बाथरूम में एक लड़के की चाची नहा रही थी। उनका भतीजा उनको छुप छुप कर देख रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना होने की वजह से उसकी लकड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह लड़का उस लकड़ी में एक छेद बना देता है और उस छेद में से अपनी चाची को हर रोज देखता था। ये सब 3 महीने चल रहा था और चाची को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनका ही भतीजा उनको चोरी छुपे देखता है। चाची का नाम चाहत था और लड़के का नाम रोहित था। चाहत दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। चाहत का फिक्र बहुत ही अच्छा था, जो कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। जबकि उनका भतीजा तो चाची को नहाते हुए देखा था तो वह चाची के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो चुका था। रोहित मन ही मन प्लान बनाने लगा कि वह किसी तरह अपनी चाची के साथ रिश्ता बनाने को मिल जाए, लेकिन वह उसकी सगी चाची थी तो वह इस तरह से उससे डायरेक्ट कुछ बात नहीं कर सकता था। उसके इस बात का डर था कि अगर मैं अपनी चाची से कुछ कहा तो हो सकता है वह मुझसे नाराज हो जाए या फिर मेरे मम्मी पापा को बता दे, जिसकी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। वह अलग और फिर ना जाने मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचने लगे। रोहित प्लान बनाने लगा और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि एक भतीजा अपनी चाची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। कोई इस तरह का प्लान बनाकर चाची को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ रिश्ता कैसे कर सकता है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं जो अपनी चाची को नहीं छोड़ते हैं। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं। रोहित अपनी चाची चाहत को हर रोज छुपकर देखता था। इस बात की जानकारी चाहत को नहीं थी। अब रोहित इस प्लान पर काम कर रहा था। वह प्लान ये था कि रोहित ने अपने फ़ोन से एक फर्जी आईडी लड़की के नाम से बनाई और उस पर लड़की का फोटो लगाया और आईडी बनाने के बाद अपनी चाची को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। चाहत ने जब अपने फ़ोन में फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी तो उसने सोचा लड़की की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो रोहित का काम अब और आसान होने वाला था। इधर इस बीच जब रोहित ने रिक्वेस्ट भेजी थी और वह अपनी चाची से नज़दीकियां बढ़ाने में भी लगा हुआ था, उनके पास जाकर बैठता था, हंसी मजाक करता और अगर वह कहीं बैठी होती तो जानबूझकर उनसे चिपक कर बैठने की पूरी कोशिश करता। उसके व्यवहार में काफी चेंजिंग आ चुकी थी। इस बात को चाहत भी देख रही थी क्योंकि रोहित उससे हंसी मजाक करने लगा था। चाहत को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका भतीजा उससे कुछ और चाहता है। एक दिन रोहित मुझसे कहने लगा, चाची तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? चाची कहने लगी, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे इस तरह के किसी भी काम में कोई खुशी नहीं है। रोहित के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वह सोचने लगा कि अगर चाची का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो चाची की अंदरूनी इच्छाएं तो होती होंगी, क्योंकि चाची शादी के 15 दिन बाद ही चाचा बाहर चले गए। लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने की नौटंकी करने लगा और कहने लगा, चाची अगर कोई हो तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम मुझे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मान सकती हो, फ्रेंड के नाते तो मुझे बता सकती हो।
इस वक्त तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो, अपना दोस्त समझो। चाची कहने लगी, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इस तरह की हरकत ना कभी करती थी और ना ही कभी करूँगी। रोहित अपनी प्लानिंग पर लगा हुआ था और अब उसने चाची को लड़की वाली आईडी से मैसेज करना शुरू कर दिया। अब इधर से लड़की का मैसेज आया था तो चाहत ने भी मैसेज का हाय हेलो का रिप्लाई कर दिया, लेकिन चाहत को क्या पता था कि मेरा भतीजा ही मुझसे लड़की बनकर बात कर रहा है और आगे चलकर उसके साथ में क्या होने वाला है। रोहित अपनी चाची से लड़की बनकर बात करते करते कहता कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और क्या तुमने कभी किसी के साथ रिश्ता बनाया है। चाहत बोलती है, मेरी शादी हो गई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरे पति अभी बाहर गए हैं। तभी उधर से मैसेज आता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसके साथ में रिश्ता बनाकर देख लेना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और उसके दिमाग में ये सब डालने के लिए रोहित ने ये कहा कि मैं तो अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। जब भी मेरा मन होता है मैं अपने देवर को अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों भाभी देवर मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये बात जब चाहत ने सुनी तो पूछा, क्या तुम अपने देवर के साथ ये सब करती हो? तो उधर से जवाब आया, हाँ, जब मेरे पति नहीं रहते तो मैं अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। मुझे बाहर किसी पर भी भरोसा नहीं, क्या पता कौन कब धोखेबाज निकल जाए, इसलिए मैंने अपने देवर को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं उसके साथ इंजॉय करती हूँ। हम दोनों का जब भी मन होता है हम लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अब चाहत के मन में भी इस तरह के ख्याल आने लगे थे। वह भी ये सोचने लगी थी कि अगर वह लड़की अपने देवर के साथ ये सब कर सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने भतीजे के साथ इस तरह का रिश्ता बनाकर देखूं। लेकिन भतीजे से कहने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए चाची भतीजे के साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगी थी और चाची का बदला हुआ व्यवहार देखकर रोहित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह समझ चुका था कि मेरी कही बातों का चाची पर असर पड़ चुका है। चाची अब रोहित के पास आकर अच्छी अच्छी बातें करती थी, हंसी मजाक करने लगी थी, यहाँ तक कि दोनों काफी चिपक कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। चाहत के मन में भी काफी कुछ चल रहा था, उधर रोहित के मन में भी सब कुछ पहले से प्लान था। एक दिन अचानक से बारिश होने लगी। चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। चाची भागती हुई छत पर गई और जब वह छत पर पहुंची तो उन्होंने सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन एक कपड़ा रस्सी पर अटक गया था। रस्सी ऊंची होने की वजह से चाची ने बहुत कोशिश की लेकिन कपड़ा नहीं निकल रहा था। तो फिर चाची ने रोहित को आवाज दी। रोहित छत पर पहुंचा तो चाची कहने लगी, कपड़ा तार में अटक गया है, तुम इसको निकाल दो। रोहित कहने लगा, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ और तुम इसको निकाल लेना। रोहित ने मौका देखा और झट से चाची को उठा लिया और चाची ने उस कपड़े को तार से उतार लिया। अब यह दोनों चाची और भतीजा एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी रोहित चाची को इधर उधर टच करने लगा और चाची के साथ मस्ती करने लगा। चाची भी उसको मना नहीं किया, चाची भी उसका समर्थन कर दिया और दोनों के बीच वही छत पर बारिश में सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब इन दोनों चाची और भतीजे के बीच जब ये खेल शुरू हुआ, ये खेल अब कहाँ रुकने वाला था। अब ये दोनों जब भी मौका मिलता तब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। रोहित के पापा काम पर चले जाते थे और माँ दूसरे कमरे में रहती थी और इधर दूसरे कमरे में ये दोनों भतीजा और चाची अपना काम करते थे। ये सब चलते चलते 3 महीना गुजर गए। जब 3 महीने बाद चाची को पता चला कि वह पेट से हो चुकी है और उनके पेट में उनके भतीजे का बच्चा पल रहा है, ये सुनकर रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह डर जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये बात अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गई तो बहुत मार पड़ेगी और समाज में ये बात खुल गई तो बहुत बदनामी होगी। हर कोई यही कहेगा कि तुमने अपनी चाची के साथ ही ये सब करने को रह गया था। तभी रोहित ने चाची से मिलकर प्लान बनाया कि इस बच्चे को साफ
करवा देते हैं। अगले दिन ये दोनों पति पत्नी बनकर एक हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा साफ करने से इनकार कर दिया। ये दोनों लोग काफ़ी टेंशन में आ गए। इन दोनों को अपनी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। इधर रोहित अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात लीक हो गई तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी और किसी भी तरह से मुझे अपनी इज्जत बचानी ही है। इन लोगों ने बारी बारी से काफ़ी जगह ट्राई किया, जहां तक इनके संपर्क थे वहां तक इन्होंने कोशिश की, लेकिन साफ करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं हुआ। जहां भी ये लोग गए थे, हर हॉस्पिटल वाला कहता था कि आप किसी और को बुलाकर लाओ, अपने घर से किसी सीनियर को या किसी बड़े को बुलाकर लाओ। दिन गुजरते जा रहे थे, रोहित की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रोहित अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगा था। तभी रोहित ने एक प्लान बनाया और चाची से कहा कि कल तुम मेरे साथ चलना एक नई जगह, वहां पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। वहां बच्चा साफ हो जाएगा और आसानी से हम इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। चाची अगले दिन घर से मार्केट का कह कर निकली। कुछ देर बाद रोहित भी काम पे जा रहा हूँ कहकर निकल गया। कुछ दूर जाकर दोनों मिले। रोहित ने चाची को बाइक पर बिठा लिया और उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा। जब वह जंगल की तरफ जा रहा था तो चाची उससे पूछने लगी, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी रोहित कहने लगा, चिंता मत करो, आगे एक हॉस्पिटल है, वहीं पर ही बच्चा साफ करवा दूंगा और वहीं पर हमारी इस परेशानी की जड़ भी ख़त्म हो जाएगी। चाची भी आराम से बाइक पर बैठी हुई थी। जंगल के बीच में वह लोग पहुंच जाते हैं और एक खंडर जैसा मकान दिखता है। रोहित वहीं पर गाड़ी रोकता है और चाची से कहता है, यहीं पर उतरो, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, इसके आगे वहीं हमको लेकर जाएंगे। चाची और रोहित वहीं पर बैठते हैं। तभी रोहित चाची से कहने लगा, अब तो बच्चा साफ ही होने वाला है, क्यों ना एक बार इंजॉय और कर लिया जाए। चाची मना कर देती है कि अभी इतनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और तुम्हें इंजॉय करने की पड़ी है, ये सब अभी ठीक नहीं है। लेकिन रोहित जिद करने लगा तो चाची मान गई और इन दोनों ने वही खंडर में एक दूसरे के साथ इंजॉय किया। उसके बाद रोहित ने चाची को वहीं पर ख़त्म कर दिया और रोहित ने चाची की बॉडी को वहीं पर दफना दिया और वहां से सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर ऐसा रहने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब चाहत मार्केट से घर नहीं आई तो रोहित के मम्मी पापा ने रोहित से पूछा कि क्या तुमने चाची को मार्केट में कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रोहित के चाचा भी घर आ जाते हैं। अगले दिन रोहित के चाचा और पापा पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी। पुलिस ने अपनी तरह से जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन चाहत का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस तो पुलिस होती है, उसका शक किसी पर भी होता है। पुलिस ने रोहित का जहां काम करता है वहां जाकर पूछा तो पता चला कि उस दिन रोहित काम पर नहीं आया था। तब रोहित से पूछा गया कि तुम उस दिन कहाँ गए थे? तो रोहित कहने लगा, मैं जहां काम करता हूं वहां तक गया था, लेकिन फिर मैं घर वापस आ गया था, मैं कंपनी के अंदर नहीं गया था। पुलिस ने उससे काफी सख्ती से पूछा, लेकिन वह कभी टूटा नहीं। तो पुलिस को भी ये लगा कि हो सकता है कि इसमें ये शामिल ना हो। धीरे धीरे इस बात को काफी वक्त गुजर गया, लेकिन केस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। फिर एक दिन चाहत का पति थाने पहुंच गया और उन्होंने अपनी बीवी के केस के बारे में जानकारी लेनी चाही। तो पुलिस ने इस केस को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया और चाहत के पुराने से पुराने सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए और सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आईडी मिली जिससे रोहित अपनी चाची से लड़की बनकर बात करता था। उसके आईपी एड्रेस से रोहित का पता लगा लिया। ये आईडी रोहित चला रहा था और रोहित अपनी चाची से इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो रोहित ने पूरी बात पुलिस के सामने बताई और ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा और चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी समाज में एक शिक्षा संदेश के रूप में समाज को जागरूक
करने के लिए सुनाई गई है, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैल सके, लोगों को ये जानकारी मिल सके कि समाज में किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, लोग सतर्क रहें, सावधान रह सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।